जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे संविधान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस का भी ये टॉपिक है प्रस्तावना, और वनडे एग्जाम हो, चाहे वो प्री हो, व्यापम हो, या वनडे एग्जाम पूरे भारत का कोई भी हो, संविधान में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले देखो, स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना है क्या, तो थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी से बनता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। यही प्रस्तावना है, लिखा है देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय कौन कौन सी बात, देखो यहाँ पर एक चीज याद रखो, हम भारत के लोग, भारत की प्रकृति कैसी होगी उसका वर्णन है। कैसा, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भारत की प्रकृति की बात कर रहा है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, उद्देश्य क्या है, तो क्या बोला जा रहा है, समस्त नागरिकों को क्या करेंगे, न्याय प्रदान करेंगे। कैसा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। और उसके बाद क्या, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। मतलब भारत की प्रकृति क्या होगी ये बता रहे हैं। उसके बाद नागरिकों को क्या प्रदान किया जाएगा, तो न्याय, स्वतंत्रता और समता। उसके बाद उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है आपको, को एतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, लिखा हुआ है यहाँ। तो ना प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ना क्वेश्चन जो पूछता है ना, इससे भी क्वेश्चन उठ के आता है। मैं आपको क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, देखेंगे उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या है। देखो, प्रस्तावना की यदि बात किया जाए, प्रस्तावना परिचय तो याद रखिएगा। प्रस्तावना क्या होता है, तो किसी भी चीज का प्रस्तावना उसका क्या होता है, आमुख होता है, जो क्या प्रदर्शित करता है, उसके दर्शन और उसके उद्देश्य को। किसी भी चीज के लिए प्रस्तावना जो होता है वो आमुख होता है, जो उसके दर्शन और उसके उद्देश्य को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आपको दिख रहा होगा, वैसे ही प्रस्तावना क्या है, कि संविधान का क्या है, आमुख है। संविधान का आमुख है, जो संविधान के दर्शन और उसके उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। अभी हमने देखा उद्देश्य। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से ली गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। संविधान के संदर्भ में प्रस्तावना इसके निर्माताओं के उद्देश्य, क्या बोला जा रहा है, निर्माताओं के उद्देश्य, इसके निर्माण की पृष्ठभूमि और राष्ट्र के मूल मूल्यों तथा सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण होता है। मतलब ये है ऐसी बात है कि प्रस्तावना होता क्या है करके, है ना। तो क्या बोला जा रहा है, निर्माताओं का क्या उद्देश्य है, उसके निर्माण के पीछे पृष्ठभूमि क्या है, और राष्ट्र के मूल्य तथा सिद्धांत क्या है, इसकी बात प्रस्तावना बताता है। प्रस्तावना से हमको पता चलता है, जैसे हमारे राष्ट्र का मूल्य क्या है, तो एकता और अखंडता बोला गया है ना। सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत मतलब क्या, न्याय प्रदान करना है, स्वतंत्रता प्रदान करना है, समता देना है, और हमारे जो भारत की प्रकृति है वो सब उसमें बताया गया ना प्रस्तावना में, तो उसी चीज़ की बात कर रहा है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का आदर्श जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प, इसको याद रखिएगा, उद्देश्य संकल्प से लिया गया है। इसको याद रखना है, जो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी को क्या किया गया था, पारित किया गया था, याद रखिएगा। मतलब जब संविधान सभा का बैठक हुआ था ना, तो जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ, पहला अस्थायी बैठक, फिर स्थायी बैठक, स्थायी बैठक में जब अध्यक्ष चुन लिए गए, तो उस अध्यक्ष के उसके जस्ट बाद दिन क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर का आई थिंक डेट है, उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और इसी उद्देशिका प्रस्ताव के आधार पर ही क्या बना है, ये बात बोला जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का आदर्श जवाहरलाल नेहरू के उद्देशिका संकल्प से लिया गया है। तो याद रखिएगा, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प से। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालखीवाला के अनुसार प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। ठीक है,
तो थोड़ा सा याद रखिएगा। वैसे यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा क्या, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो क्या नेहरू के उद्देशिका संकल्प से। इस 2 पॉइंट को याद रखना है अपने को। चलिए आगे बताता हूँ मैं। नेक्स्ट यदि देखा जाए तो हम बात करें तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, संरचना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या बोला जा रहा है। प्रस्तावना के अनुसार देखो हम बोलते हैं हम भारत के लोग, स्टार्टिंग लाइन है प्रस्तावना का हम भारत के लोग, और लास्ट लाइन क्या है कि आज 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब संविधान में सत्ता का जो स्रोत है वो दिखाता है। तो संविधान के अनुसार शक्ति का स्रोत भारत की जनता में निहित है। किसमें निहित है, भारत की जनता में निहित है, ये बात इससे बोला जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है अपने को। प्रस्तावना के अनुसार या संविधान के अनुसार सत्ता का स्रोत कौन है, तो आम जनता है। दूसरा चीज क्या, प्रस्तावना के अनुसार देखो ये भारत की प्रकृति कैसी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, तो भारत की प्रकृति कैसी है तो मैं आपको बताया, उसमें लिखा है प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो वही क्या है, प्रस्तावना के अनुसार भारत की प्रकृति है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रस्तावना का उद्देश्य, तो सभी नागरिकों के लिए क्या, न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना। पढ़े थे अभी प्रस्तावना में कि न्याय प्रदान करना है, स्वतंत्रता और समता। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना। बंधुता बोला ना मैं, बंधुता शब्द वहां लिखा है, उसी को क्या बोला जा रहा है, भाईचारे को बढ़ावा देना। ठीक है जी। और लास्ट डेट अपने को याद रखना, जो मैं बोला 26 नवंबर 1949। तो ये प्रस्तावना की संरचना है, मतलब प्रस्तावना में दिखाया क्या गया है। आप यहां से देखो, मतलब देखो कंफ्यूज नहीं होना है ना, बहुत आसान सा टॉपिक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये स्टार्टिंग जो बोल रहा है ये क्या दिखा रहा है, भारत की प्रकृति। संरचना में देखा जाए तो भारत की प्रकृति दिखाए, उसके बाद क्या दिखाया, संविधान का उद्देश्य, शासन का उद्देश्य क्या है, तो न्याय, स्वतंत्रता और समता प्रदान करना। साथ में क्या, भाईचारे को बढ़ावा देना, बंधुता को, लोगों के मध्य आपस में भाईचारे को बढ़ावा देना है, ये भी उद्देश्य है। और उसके बाद लास्ट क्या संरचना, इसमें डेट दिखाया गया है 26 नवंबर 1949। तो ये प्रस्तावना की क्या है, संरचना है। क्या बोला जा रहा है, पहला भारत की प्रकृति, दूसरा भारत का उद्देश्य या शासन का उद्देश्य क्या है, तीसरा उसी में उद्देश्य में क्या बोला जा रहा है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को बढ़ाना। और एक पॉइंट क्या, किस डेट को इसको स्वीकार किया गया है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो तो हमने संरचना देखा। ठीक, अब आते हैं किसमें, प्रस्तावना संविधान का अंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि देखा जाए प्रस्तावना में जो क्वेश्चन बनता है तो संविधान का अंग है या नहीं, और दूसरा इसका संशोधन। याद रखिएगा, देखो केस याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो बोला जा रहा है बेरूबारी यूनियन केस। कौन सा केस, बेरूबारी यूनियन केस। और दूसरा एक और केस है यहाँ पर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यहाँ पर 2 नंबर नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। चलो देखो क्या है, बेरूबारी यूनियन केस 1960। बेरूबारी एक जगह का नाम था, एक वाद आया था उसमें, है ना। तो न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की सोच की कुंजी मात्र है ना। सिंपल, प्रस्तावना क्या है, तो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है या सोच की कुंजी है, इसलिए इसको संविधान का अंग नहीं माना। तो इस चीज को याद रखना है। बेरूबारी यूनियन केस में क्या बोला गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, राइट। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला आया 1973 में, इसमें ना सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय को पलट दिया। ठीक है, उसने मतलब इसमें लिखा नहीं है, बहुत डिटेल में अगर बात करूं तो उसने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये केवल संविधान निर्माताओं की सोच की कुंजी नहीं है, बल्कि देश को लेकर, शासन व्यवस्था को लेकर उनकी सोच है, उनका उद्देश्य इससे परिलक्षित होता है, इसलिए प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। 13 जजों की पीठ बैठी थी और इसमें क्या बोला कि न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है जी। और आगे चल के फिर से एक बार में इसको चुनौती दिया गया था, कौन से वाद में, SR बोम्बई वाद में। SR बोम्बई वाद
बनाम भारत संघ। तो इसमें ना फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने बोला नहीं भाई, प्रस्तावना क्या है, संविधान का अभिन्न अंग है। मतलब 3 वाद। पहला वाद क्या, बेरूबारीवाद 1960, दूसरा क्या केशवनाथ भारतीवाद, और तीसरा क्या SR बम्बईवाद। पहले वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि केवल संविधान निर्माताओं की सोच की क्या है, कुंजी है। लेकिन सेकंड वाद में केशवानंद भारतीवाद में क्या बोला, नहीं भाई प्रस्तावना संविधान का अंग है। और तीसरे मामले में जब फिर से एक बार चुनौती दिया गया था इसको SR बम्बईवाद में, तो फिर से रिपीट किया सर्वोच्च न्यायालय ने कि नहीं भाई प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है। तो वर्तमान पोजीशन क्या है, तो SR बम्बईवाद बनाम भारत संघ के बाद कोई भी वाद नहीं आया है। और इस वाद में क्या बोला है कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अभिन्न हिस्सा ही है। तो आज भी यही माना जाता है कि हाँ भाई प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है। ठीक है जी, याद रखना है आपको, ठीक है जी। चलो आगे देखो, आगे यदि बात किया जाए तो इसको समझो क्या है, प्रस्तावना में संशोधन मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो देखो ये जो वाद आया था, इसी वाद में संशोधन नहीं बोला गया। देखो हमने देखा था, चलो इसी में आ जाओ। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद के पास ये अधिकार है कि संसद अनुच्छेद 368 किसके तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संसद क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। ये संसद को शक्ति प्राप्त है, याद रखिएगा आर्टिकल 368। उसे प्रक्रिया है कि संशोधन कैसे किया जाएगा, किस प्रकृति से होगा, कौन से बहुमत से होगा, डिटेल में पूरा प्रोसेस है। संविधान संशोधन वाला टॉपिक में पढ़ते भी है। तो 368 के तहत भाई सर्वोच्च न्यायालय को संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान के तहत संसद को प्रदान की गई है। ठीक है, मतलब संसद इस आर्टिकल के तहत संसद क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, संसद को शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो चूंकि प्रस्तावना क्या है, अंग है संविधान का, इसलिए इसमें भी संशोधन कर सकती है, ऐसा इस वाद ने बोला। मतलब केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद उसमें संशोधन भी कर सकती है, सिवाय या बशर्ते उसके मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पर सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 किया। कौन सा किया, 42वां संविधान संशोधन 1976। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरकार ने क्या बोला कि भाई 3 शब्द जोड़े प्रस्तावना में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस धर्मनिरपेक्ष को ना अपना, भले ही धर्मनिरपेक्ष शब्द है लेकिन मैं पंथ निरपेक्ष मान के चलते हैं, याद रखिएगा। पंथ निरपेक्ष कौन सा शब्द है, पंथ निरपेक्ष। मैं इसमें थोड़ा फैमिलियर नहीं हूँ, आप माइंड मत करिएगा इसको, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं पंथ निरपेक्ष। तो अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक संशोधन हुआ है। कौन सा संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत संसद ने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे। एक जोड़ा था समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और तीसरा क्या, अखंडता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा है देखो, पंथ निरपेक्ष और क्या, समाजवादी, और तीसरा क्या, अखंडता। ये 3 शब्द ना पहले नहीं थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। कब जुड़ा है, तो क्या बोला जा रहा है, 1976 में। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट था, तो 42वां अमेंडमेंट। याद रखना है, एकमात्र संशोधन 42वां संविधान संशोधन है ना, जो कब हुआ है, 1976 में हुआ है। ठीक है जी, चलिए। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद 368 अनुच्छेद के तहत उसमें संशोधन कर सकती है। संसद ने मात्र एक बार संशोधन किया है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और साथ में क्या, अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है जी। अब थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, ये इसमें नहीं है लेकिन फिर भी, प्रस्तावना संविधान के द्वारा प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वाद योग्य नहीं है या प्रस्तावना को लागू नहीं कर सकते। जैसे कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट है, संविधान ने प्रदान किया, इसका उल्लंघन हो रहा है, आप लागू करवाओ करके। सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट ऐसा करेगा। लेकिन प्रस्तावना में जो शब्द लिखा है ना, इसको ना इसके आधार पर इसको लागू नहीं करवाया जा सकता।
इसलिए बोला जा रहा है कि प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय के द्वारा वाद योग्य नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा, क्या नहीं है, वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता या फिर प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। इस पॉइंट को ना अलग से नोट करके रखिएगा एग्जाम के लिए। चलिए, तो हमने क्या देखा भाई, सबसे पहले संविधान प्रस्तावना को पढ़ा क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा परिचय देखा जिसमें बोला कि भाई दर्शन उद्देश्य को बताता है। अमेरिका की प्रस्तावना से भारत का संविधान की प्रेरणा ली गई है और निर्माताओं की क्या होती है इसमें, इसके निर्माण का उद्देश्य, पृष्ठभूमि, देश के मूल्य इत्यादि का पता चलता है। और भाई प्रख्यात कौन, एन पालखी वाला ने इसको क्या बोला है, पहचान पत्र संविधान का अंग है या नहीं, हमने देख लिया। वर्तमान में क्या है, अंग है। शुरू में बोला नहीं है, बेरोजगारी यूनियन केस में केशवानंद भारती में बोला है, और फिर से SR मुंबईवाद में उसको रिपीट किया। संशोधन क्या बोला है, 368 के तहत संशोधन कर सकती है संसद, केवल उसके मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा संशोधन नहीं कर सकती कि उसका प्रस्तावना का मूल संरचना ही बदल जाए, ऐसा करेंगे तो वो अमान्य हो जाएगा, ठीक है। और संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं कुछ प्रमुख शब्द, जैसे पहला शब्द हमने देखा प्रभुत्व संपन्न। थोड़ा सा ना यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको आप इग्नोर करिएगा, है ना, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा इसको। जैसे पहला शब्द यहाँ लिखा है क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम अब क्या समझेंगे कि ये 5 शब्द है। पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये 5 शब्द का मतलब क्या है, इसको अपने को थोड़ा सा समझना है, ठीक। चलिए आइए देखिए, प्रस्तावना के प्रमुख शब्द में पहला क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है जी। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका तात्पर्य क्या है, देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब ये कि हम जान रहे हैं कि भाई आज़ादी से पहले हमारा देश क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। और हमारे देश के जो निर्णय लिए जाते थे कि देश में करना क्या है, ये निर्णय कौन लेता था, वायसराय परिषद लेती थी। और वायसराय परिषद भी नहीं लेती थी, उसको ब्रिटेन से वो निर्णय थोपा जाता था उसके ऊपर। मतलब ब्रिटेन में निर्णय होता था, वो आदेश देती थी वायसराय को ऐसा करो भारत में, और यहाँ फिर ऐसा होता था। मतलब भारत अपने आप में स्वतंत्र नहीं था, अपने भूभाग के लिए निर्णय लेने की शक्ति भारत में नहीं थी, उसका निर्णय ब्रिटेन में होता था। तो स्वतंत्रता के बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाया गया। इसका मतलब ये कि इस देश में जो सरकार होगी वही भारत में निर्णय लेगी। भारत सरकार किसी के दबाव में नहीं रहेगा, अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए भारत क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। यही इसका मतलब सिंपल सा क्या, देखो भारत देश अपने भूभाग में निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से क्या होगा, स्वतंत्र है। अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी अन्य देश अथवा सरकार के दबाव में या नियंत्रण से मुक्त है, या फिर भारत पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र राज्य है, ठीक है। सेंटेंस आपसे एग्जाम में कुछ भी लिख के दे सकता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट बस ये बैठा के रखना है कि भारत अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है और निर्णय लेने के लिए किसी के दबाव में भी नहीं है। लेकिन किस पर निर्णय लेने के लिए, अपने भूभाग में, जो हमारा भूभाग है, क्राइटेरिया है हमारा पूरा, उसके अंतर्गत भारत देश की सरकार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। किसी के भी दबाव में आकर भारत सरकार निर्णय नहीं लेगी, यही इसका मतलब है। आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए जब क्या है, हमारी सरकार स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाया गया। क्लियर, तो इसका तात्पर्य यही है। दूसरा शब्द हमारा क्या है, प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी। बहुत खतरनाक शब्द है समाजवादी, क्यों, क्योंकि अपने आप में क्या विचारधारा है, समाजवाद है ना, समाजवाद एक विचारधारा है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में ना इसको विचारधारा के रूप में नहीं अपनाया गया है। अब विचारधारा कैसे है, इसके अंतर्गत क्या होता है, ये मतलब दूसरा टॉपिक, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते हैं। अभी फिलहाल इतना बताएंगे डिटेल में तो लंबा हो जाएगा। बस आप ये याद रखिए कि समाजवाद अपने आप में एक विचारधारा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, स्पष्ट किया है कि भारत में समाजवाद को विचारधारा के रूप में न अपनाकर एक नीति के रूप में अपनाया गया है। किस रूप में अपनाया गया है, नीति के रूप में, ठीक है जी। ये सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक असमानता को दूर करना। तो भारत में जो समाजवादी हम बोलते हैं ना, भारत क्या है, एक समाजवादी देश है। तो हाँ भाई है देश, क्यों, क्योंकि भारत सरकार जो भारत में निम्न तबके के लोग हैं, जो कमजोर, शोषित, वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सहायता करेगी, उनको PM आवास योजना देगी, उनको शौचालय निर्माण के लिए पैसा देगी, उनको मनरेगा में कार्य करवाएगी। लो भाई आप पैसा लो करके,
समझ में आ रहा है? या गरीबों को जैसे महतारी वंदना योजना चल रहा है, तो पीएम आवास योजना हो या मनरेगा हो या शौचालय निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कार्य गवर्नमेंट क्यों कर रही है? ताकि भाई आर्थिक असमानता दूर हो, गरीब लोग और गरीब ना बने रहे। तो नीति चला रही है सरकार, जिसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक असमानता को दूर करना। और इसी को भारत में क्या बोला गया है? समाजवाद, जो एक नीति के रूप में है, ना कि विचारधारा के रूप में। इसको याद रखना है आपको। तो समाजवाद का तात्पर्य आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्या है हमारा? पंथ निरपेक्ष, खतरनाक शब्द ये भी। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य सीधा समझो, भारत का नाम कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। सिंपल सवाल। जहाँ भारत को हम ये नहीं बोल सकते कि भारत हिंदू देश है राज्य स्तर पर, ना सरकार के स्तर पर, ना ही भारत मुस्लिम देश है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी को बोला जा रहा है क्या? भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ठीक है जी। याद रखना है आपको, क्या? भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इसका तात्पर्य। दूसरा क्या? अब भारत में बहुत सारे धर्म हैं। एक्चुअल में धर्म नहीं है, संप्रदाय है ना। बोलचाल में हम लोग धर्म बोल देते हैं, लेकिन ये सभी संप्रदाय है। तो क्या बोला जा रहा है? भारत जो है सभी धर्मों के प्रति समान रूप से व्यवहार करेगा, इसका तात्पर्य है। अगर हम बोल रहे हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसका मतलब क्या निकल रहा है? तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि एक तो भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, राष्ट्र स्तर पे भारत कोई संप्रदाय सरकार का नहीं है, राष्ट्र स्तर पे, है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि भारत एक हिंदू देश है। जैसे पाकिस्तान क्या है? मुस्लिम देश है। बहुत सारे कंट्रीज क्या मुस्लिम देश अपने आप को घोषित कर चुके हैं, है ना, या क्रिश्चियन यहूदी कंट्री घोषित कर चुके हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत का सरकार के स्तर पे, देश के स्तर पे, है ना, कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या? अब भारत के अंतर्गत जितने भी धर्म के लोग निवास करते हैं, उनसे अब सरकार कैसा व्यवहार करेगी? तो सभी के प्रति क्या करेगी? समान रूप से व्यवहार करेगी। मतलब सभी धर्मों के प्रति सरकार क्या रहेगी? समभाव रखेगी, समान भावना रखेगी। इस शब्द को भी याद रखना, ये चीज समान रूप से व्यवहार करेगी या समभाव दृष्टि से देखेगी। क्लियर? और तीसरा पॉइंट क्या? भारत सरकार धार्मिक मामलों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, मैं क्या बोला? हस्तक्षेप नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार तटस्थ है, इस चीज को याद रखना। संप्रदाय के मामले में या धर्म के मामले में भारत सभी धर्मों के प्रति तटस्थ है, ये इसका तात्पर्य नहीं है। तटस्थ मतलब क्या? कि ठीक है भाई, आप धार्मिक मामलों में जो भी करो, हमको कोई मतलब नहीं, हम तटस्थ हैं, ऐसा नहीं है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, भारत धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब भारत मतलब सरकार है ना, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है भाई, लेकिन आप करो कुछ भी। लेकिन किंतु सुधार के उद्देश्य से हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब क्या? सिंपल सा, कि सरकार को कोई मतलब नहीं है, आप अपना पूजा पाठ करिए, अपने पद्धति से करिए। हमारे भाई, हमारे देश में विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, मैं सभी के लिए काम करूंगा, सभी के उत्थान के लिए, सभी के विकास के लिए काम करूंगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, सभी को समान रूप से देखूंगा, ठीक है, ना ही मैं आपके कार्य में हस्तक्षेप करूंगा। हाँ, लेकिन यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ रही है धर्म की आड़ में, या जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, या अनैतिक व्यवहार कर रहे हो, तब सरकार सुधार के उद्देश्य से क्या करेगी? हस्तक्षेप करेगी। यही चीज को बोल रहा हूँ। तो तटस्थ नहीं है, इस चीज को याद रखना। जैसे कि 3 तलाक का मुद्दा या बलि प्रथा यदि चला, पहले तो बैन हो चुका है, यदि आगे चलेगा तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई बलि प्रथा क्या है? बैन है। लोग धर्म की आड़ में क्या करते हैं? नंगे पांव आग में चलते हैं, वो सब भी बैन है, सरकार बैन करके रखी है, लेकिन कहीं कहीं चलता है, ठीक है। 3 तलाक का मुद्दा क्या हो रहा था? महिलाओं के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा था, सरकार ने क्या करवाया? बैन करवाया। तो सरकार ने क्या किया? इन सब के माध्यम से सुधार। तो सुधार के उद्देश्य से सरकार क्या कर सकती है? हस्तक्षेप कर सकती है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? पंथ निरपेक्ष का समझ में आया? कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों के प्रति समभाव, हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन भाई सुधार के उद्देश्य से हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है जी, चलो आगे देखो। नेक्स्ट अगला शब्द क्या है? लोकतांत्रिक। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका तात्पर्य क्या है? देखो, लोकतंत्र का सिंपल सा तात्पर्य होता है क्या? जनता का शासन। क्या? जनता का शासन। मतलब प्रस्तावना में देखो, अपना क्या लिखा था प्रस्तावना में? हम भारत के लोग, मतलब जनता का शासन का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग। और राष्ट्र को हम ही लोग इसको क्या कर रहे हैं?
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब यहाँ पर सत्ता का स्वरूप किसको दिखाया जा रहा है, समझ में आया आप लोगों को, आम जनता को। तो आम जनता यदि शासन चलाती है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, लोकतंत्र। ठीक है। अब लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और जहाँ प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते हम अपने लिए एक प्रतिनिधि चुन लेते हैं। जैसे कि हमने केंद्र के लिए अपना एक प्रतिनिधि चुना सांसद को, राज्य के लिए अपना एक प्रतिनिधि चुना विधायक को, गांव के स्तर पे एक सरपंच को प्रतिनिधि चुन लिए, जनपद के स्तर पे जनपद सदस्य को चुन लिए। ठीक है। तो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं, और दूसरा क्या, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको प्रतिनिधि शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या, भारत में जनता का शासन है। लोकप्रिय परिभाषा इसका क्या है, तो क्या, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन के द्वारा यह डेफिनेशन दिया गया था, लोकप्रिय डेफिनेशन। ठीक है। और तीसरा क्या, भारत में प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसी को बोला जाता है। ठीक है। या तो क्या, प्रतिनिधि शासन व्यवस्था, या दूसरा क्या, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो ऐसा इसलिए है भाई, 1.5 अरब लोग हैं। ठीक है। अब 1.5 अरब लोगों में मान लो सरकार को कुछ काम करना है, क्या काम करना है, मान लो 370 है, उसको हटाना है, मान लो हटा दी है, फिर से लागू करना है। अब मान लो कोई सरकार आई, वो चाहेगी, बोले कि भाई हम इसको लागू करेंगे फिर से 370 को, तो लागू करेंगे तो क्या 1.5 अरब लोगों से सरकार उनका मत जानेगी कि इसको लागू करें या ना करें? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल 1.5 अरब लोगों में। क्यों? क्योंकि भाई उनको पता ही है 1.5 अरब लोगों को, अधिकांश लोगों को। ऐसा नहीं है कि हमको आपको थोड़ा बहुत जानकारी है कि 370 रहेगा तो क्या उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है, नहीं रहेगा तो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन क्या अधिकांश आबादी ये जानती है? नहीं जानती। और दूसरा चीज़ पॉसिबल भी नहीं है सबका जनमत कराना। तो भारत जैसे विशाल भूभाग वाले देशों में जहाँ विशाल जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पर ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू नहीं किया जाता, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है भाई, जनता का ही शासन है, तो आप अपने लिए क्या भेजो, प्रतिनिधि भेजो। तो 370 को लागू करना है या नहीं करना है, उसको संसद में बैठे जो हमारे प्रतिनिधि हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो डिसाइड करेंगे, हमारी ओर से वो शासन करते हैं। ठीक है जी। प्रतिनिधि शासन व्यवस्था मतलब क्या, हम एक निश्चित समय के लिए अपने ऊपर शासन करने का अधिकार और अपने शासन करने की शक्ति को अपने प्रतिनिधि को ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप लोग देख लो, जब जब चुनाव होता है तो आप अपना सत्ता का हस्तांतरण करते हो विधायकों को, हाँ भाई ये मेरा प्रतिनिधि है, मैं इसको वोट देता हूँ करके। क्लियर? चलो अगला टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट शब्द, लास्ट बचा क्या, गणराज्य। अब देखो गणराज्य क्या है। गणराज्य, इसका तात्पर्य क्या है, तो देखो गणराज्य का मतलब सिंपल सा, भारत का कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा। तो वंशानुगत नहीं है मतलब किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, और कानून के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे। सिंपल सा बात, पहले होता था ना, राजा है, महाराजा है, गौटिया है, फलाना है, ठिमका है, ये सब अब ना जब से संविधान लागू हुआ है कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। शासन स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाओगे तो आज भी आपको दिखेगा क्या, लोग अरे वो महाराज है, अरे वो गौटिया है, अरे ये है। शासन के स्तर पर कोई कुछ नहीं है, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है, सब कानून के समक्ष, चाहे कोई ठाकुर हो, सॉरी ठाकुर बोल रहा हूँ, चाहे कोई गौटिया हो, चाहे कोई महाराज हो। आज का महाराज ना, जैसे है ना कई लोग आज भी उपाधि धारण करते हैं महाराजा की, तो कोई महाराज हो, चाहे आम व्यक्ति हो, रिक्शा चालक या गरीब किसान हो, सभी सरकार के समक्ष एक समान है। मतलब किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि भारत का सर्वोच्च जो पद है राष्ट्रपति का, उसका भी क्या होता है, चुनाव होता है। तो कोई पद भारत में वंशानुगत नहीं होगा, सभी कानून के समक्ष समान होंगे, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। यही है गणराज्य का तात्पर्य। तो ये क्या हुआ हमारा फाइनली, प्रस्तावना से संबंधित बातें। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, संविधान का अंग है या नहीं, तो भाई वर्तमान में है। केशवानंद भारतीवाद में बोला गया है, SR मुंबईवाद में भी रिपीट किया गया। संशोधन हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कब किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। और क्या, ये शब्दों को थोड़ा सा याद रखना है। और वाद योग्य है या नहीं न्यायालय के द्वारा, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। 2-4 क्वेश्चन लेके आया हूँ,
देखिए प्रस्तावना का, यदि आप लोग को सही लगे तो देखो। जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? कब पूछा जा रहा है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, क्या था? भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, ये बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तीसरा क्या बोला जा रहा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। चौथा क्या बोला जा रहा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो अभी हमने देखा कि 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जो दो शब्द है पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, इनको तो जोड़ा गया है 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976 में। और पूछ कब रहा है? 26 जनवरी 1950 को क्या थी? मतलब ये दोनों शब्द नहीं थे। भारत पंथ निरपेक्ष 1950 की स्थिति में नहीं था, समाजवादी भी नहीं था, है ना। व्यवहार में थोड़ा बहुत था, लेकिन संवैधानिक के अनुसार, संविधान के अनुसार नहीं था। तो 1950 की स्थिति में देखें तो भारत क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो बी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है जी। अगला देखो, भारत के संविधान की उद्देशिका है। देखो, सब उद्देशिका के बारे में बोल रहे हैं ना। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। दूसरा बोला जा रहा है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन आपको हो सकता है थोड़ा सा ना वर्ड डिफिकल्ट लगे, लेकिन अभी हमने आपको समझाया। पहला क्या कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, सिंपल सा बात है भाई। तो इसमें संविधान का भाग है, ये भी सही हो सकता है ना। संविधान का भाग नहीं है, गलत है। संविधान का भाग है, ये भी सही हो सकता है। संविधान का भाग है, ये भी सही हो सकता है। और संविधान का भाग है ये भी, तो मतलब है तो यही से गलत हो गया। अब दूसरा, मैं आपको बोला एक पॉइंट जो इसमें नहीं लिखा है लेकिन याद रखना, न्यायालय के द्वारा वाद योग्य नहीं है। न्यायालय उसको लागू नहीं करा सकता, मतलब उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। सिंपल सा बात। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो संविधान का भाग है किंतु उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक। और दूसरा क्या बोला जाए? संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो ये वाला इसका जो डी है वो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? मैं बोला ना कि वो वाद योग्य नहीं है, इसलिए कोई उसका विधिक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट देखो, चलो देखो, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? सिंपल सा बात, उद्देशिका से है ना भाई। उद्देशिका को ही क्या बोला जा रहा है? प्रस्तावना बोलते हैं। तो किससे हो रहा है? उद्देशिका से। और क्वेश्चन है क्या, देखते हैं है इसके अलावा नहीं, लास्ट है। चलो देखो, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में समाहित नहीं है? सन्निविष्ट लिखा है, इसका मतलब क्या? समाहित नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो भाई हमने देखा है कि स्वतंत्रता प्रदान करना ही है। प्रस्तावना के अनुसार मैं क्या बोला? उसका उद्देश्य क्या? स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता। अच्छा, इसमें क्या बोला जा रहा है? स्वतंत्रता चारों है ना। तो यहाँ पर होगा क्या? सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। आर्थिक स्वतंत्रता ये नहीं होगा। देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये आपसे कब बनेगा? जब आपको प्रस्तावना याद रहेगा। देखो प्रस्तावना में क्या बोला है? स्वतंत्रता में क्या बोला है? देखो, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कहीं पास आर्थिक स्वतंत्रता लिखा है? नहीं लिखा है। तो इसी को बोला जा रहा है क्या? आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक स्वतंत्रता। आई होप आप लोग को प्रस्तावना समझ में आया होगा। वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना है, कुछ हद तक मेंस के लिए भी काम आएगा। जैसे जो मैं प्रमुख शब्द है उसको लेकर बता रहा हूँ, लेकिन प्रस्तावना का महत्व क्या है और इसमें की कमियाँ क्या है, ये चीज़ मैं इसमें डिस्कस नहीं किया हूँ। अगर आप लोग को जानना है तो उसका भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, और प्लस आपके लिए बहुत सारे MCQs भी लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा,
अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और कुछ भी डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।